हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई सारी वीडियो पे बात कर चुके हैं, हम 75 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तमाम वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आप जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो को देखेंगे, और मुझे ये उम्मीद है कि आप वीडियो देख भी रहे होंगे और उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इतना तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि वीडियो है ही थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। पता नहीं आपके हिसाब से अच्छा है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा बेहतर मैं वीडियो को बना सकूं, कंटेंट को ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से, और आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ सिखा सकूं या आपसे सीख सकूं, ठीक है ना। तो हमने 75 वीडियो पे बात कर लिया है। 15 वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, आप जाकर वहां से देखेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कहता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे। जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेज दिए थे उसके करेक्ट सीक्वेंस क्या है। आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज दिए थे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। समझे कि नहीं समझे। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां आपको सीडीपी का वीडियो देखने को मिलेगा। सीडीपी का प्लेलिस्ट, वहां जाके आपको देख सकते हैं पियाजे की थ्योरी को। तो जो पहला स्टेज है उसका उसका है सेंसरी मोटर स्टेज, पहला। इसलिए सी नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। सी जब फर्स्ट हो गया तो यहाँ ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और सी के बाद है, सेंसरी के बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और यहां जो दिया हुआ है ना सिंबॉलिक या प्री कंसेप्चुअल थॉट, जो सिंबॉलिक थॉट है, ये प्री कंसेप्चुअल थॉट जो है, ये पियाजे के वही सेकेंड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है, जिस स्टेज का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हो जाएगा आपका ई नंबर सेकेंड। तो ई नंबर सेकेंड हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया, ये खत्म हो जाएगा। और ई उसके बाद बी है, यानी कि इंट्यूटिव थॉट। इंट्यूटिव थॉट जो है, ये दरअसल प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही आता है। बच्चे के अंदर जो इंट्यूटिव थॉट्स हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है कंक्रीट स्टेज, ये थर्ड स्टेज है पियाजे का, थर्ड स्टेज। उसके बाद आता है फॉर्मल स्टेज, ये फोर्थ स्टेज है पियाजे का। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आई होप अब बहुत ईजी है, मैं इसको बार बार क्या कहूँ आपके सामने में। सिर्फ समझ लीजिए आपको कि करेक्ट सीक्वेंस जो है पियाजे के जो स्टेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है, पहला सेंसरी मोटर स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। और इस स्टेज में जो बच्चे की उम्र है वो 0 से लेकर 2 साल के बीच है। सेंसरी मोटर स्टेज है, इसे इन्फेंसी भी कहा गया है, इसको इन्फेंसी भी कहा गया है, इन्फेंसी। ठीक है ना, इन्फेंसी। उसके बाद जो सेकेंड है वो है द सिंबॉलिक एंड प्री कंसेप्चुअल थॉट, ये 2 से लेकर के 4 साल के बीच है। और इसमें जो है ये जो स्टेज है, दरअसल ये स्टेज नंबर 2 है। और ये जो स्टेज नंबर 2 है इसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। और इस स्टेज में जो बच्चे की उम्र होती है वो होती है 2 से लेकर के 7 साल, 2 से 7 साल। तो देखेंगे कि 2 से 4 के अब जो बच्चे के अंदर जो सिंबॉलिक थॉट या प्री कंसेप्चुअल थॉट जो आता है वो आता है 2 से लेकर 4 साल के बीच। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ गया बच्चा। और जो इंट्यूशन थॉट्स बच्चे के अंदर आते हैं वो आते हैं 4 से लेकर के 7 साल के बीच। तो ये भी इसी के अंदर आ गया, यानी कि ये दोनों जो है, दोनों ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही आते हैं। उसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से लेके 11 साल के है, ये 3 स्टेज है, तीसरा स्टेज है बच्चे का। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से लेकर के 15 या उससे प्लस है, यानी ये आता है फोर्थ स्टेज पे आ जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ अगर इसे देखा जाए तो फर्स्ट ये हो जाएगा, और सेकेंड हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा ये, फोर्थ हो जाएगा ये, और फिफ्थ हो जाएगा ये। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इन अरेबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, अरेबिक लैंग्वेज या इस्लामिक, आपने इस्लामिक फिलोसफी पढ़ा होगा, जो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट सेक्शन है उसमें इस्लामिक फिलोसफी दिया हुआ है। एजुकेशन इज नोन बाय 3 टर्म्स, जो इस्लामिक ट्रेडिशन, जो इस्लामिक फिलोसफी है उसमें एजुकेशन को 3 टर्म
में दिया गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, जिसमें क्या नहीं है। तालीम है, बिल्कुल तालीम मतलब इल्म देना, एजुकेशन। तरबियत है, बिल्कुल तरबियत है। तिजारत है, तिजारत नहीं है, तिजारत मतलब होता है बिजनेस, इसका मतलब होता है बिजनेस। अब बिजनेस की बातें जो है इसमें एजुकेशन में नहीं रखा गया है। और तालीम मतलब होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो ये है, ये है, ये है और ये नहीं है। तिजारत नहीं है। तिजारत जो है एजुकेशन के अंदर नहीं, तिजारत एक अलग कंसेप्ट है, मतलब बिजनेस एक अलग कंसेप्ट। इस तरह से जो इसको देखेंगे तो तिजारत मीन्स होता है ट्रेड या कॉमर्स, ट्रेड मतलब बिजनेस करना इन अरेबिक, अरेबिक में। एंड इज नॉट टर्म फॉर एजुकेशन, ये एजुकेशन का टर्म नहीं है। द अदर ऑप्शन जो है जैसे कि तालीम, तालीम का मतलब होता है एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन, तालीम मतलब एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन। तरबियत, तरबियत मतलब होता है अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण करना। नर्चरिंग पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग या नर्चरिंग, एंड रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। और तालीम मतलब होता है स्टूडेंट्स या लर्नर, स्टूडेंट्स या लर्नर्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि तालीम मतलब होता है एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन, तरबियत मतलब होता है अपब्रिंगिंग या नर्चरिंग, और तालीम मतलब होता है स्टूडेंट्स या लर्नर। और ये जो तिजारत जो है वो एजुकेशन का टर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तिजारत। कौन नहीं है? नॉट तिजारत। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 और आप जानते हैं कई बार आपने रिसर्च किया होगा तो आपको पता होगा। कहता है कि फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर रिटन ए रिसर्च प्रपोजल। जब आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं, क्या होंगे उसके स्टेप्स? आप देखिए, फ्रेमिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, क्या पहले आप हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं? ऐसा करते हैं आप? बिल्कुल नहीं। पहले हाइपोथेसिस नहीं बनाते। जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो पहले हाइपोथेसिस नहीं बनाते। पहले प्रॉब्लम लिखेंगे, क्वेश्चंस तैयार करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब हम हाइपोथेसिस पे काम करेंगे। तो ए नंबर पहला नहीं होगा, तो ए नंबर पहला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्योंकि ए नंबर पहला नहीं होगा तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसे कहते हैं निगेटिव एलिमिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन या राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या राइटिंग सैंपल एंड सैंपलिंग टेक्निक या स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। क्या करते हैं हम? पहले पहले हम करते हैं फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन, यानी रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं फर्स्ट। तब लिखते हैं राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यानी पहले बी होगा उसके बाद सी होगा, यानी पहला बी और सी होगा, यानी ये आंसर होगा, ये आंसर। देखिए एक बात समझिए कि अगर फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में नहीं होता तो पहला ऑप्शन होता है राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये पहला ऑप्शन होता। लेकिन चूंकि हम इस प्रॉब्लम को लिखने से पहले हम रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, है ना, तो इसलिए पहला स्टेप हो जाएगा आपका ये, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। एंड सेकेंड स्टेप इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड थर्ड स्टेज, जब प्रॉब्लम आप लिख दिए तब आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। थर्ड स्टेप ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करेंगे। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव हो गया तो फिर आप बनाएंगे हाइपोथेसिस। ठीक है ना, जब हाइपोथेसिस बना लिए तब आप जो है सैंपल या सैंपलिंग टेक्निक जो लिखते हैं, कौन क्या सैंपल करना है, कौन सा सैंपल मेथड इस्तेमाल करना है, कौन सा सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है, तब ये करते हैं। ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि जो करेक्ट ऑर्डर है। फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन, फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप। फॉर्मुलेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू गाइड द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को क्यों हम फ्रेम करते हैं, क्वेश्चंस को हम क्यों फ्रेम करते हैं? इसलिए ताकि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, उसमें हमको गाइड मिल सके, कि हेल्प, एक हेल्प हो सके, यानी हम एक सही दिशा में काम कर सके, इसलिए हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। जब ये कर लिए, क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिए, तब हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं। इंट्रोड्यूस द रिसर्च टॉपिक, यानी क्या रिसर्च का हमारा टॉपिक है या क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या 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 सिग्निफिकेंस है, हम ये लिखते हैं। एंड उसके बाद स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो है हम बनाते हैं, जब हमने प्रॉब्लम लिख दिया तब हम बनाते हैं क्लियरली स्टेट द पर्पस एंड गोल ऑफ द स्टडी, यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके गोल्स क्या है, उसके पर्पस क्या है, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको क्लियर करते हैं। जब ये हो गया तब हम बनाते हैं हाइपोथेसिस, डेवलप
टेस्टेबल स्टेटमेंट्स, यानी वो स्टेटमेंट जो टेस्टेबल हो, बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चन, ये रिसर्च क्वेश्चंस के बेस पर वो स्टेटमेंट हम डेवलप करते हैं जो टेस्टेबल हो, यानी कि हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। और जब वो करते हैं तो राइटिंग सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, हम तब देखते हैं कि हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा, हमारा मेथड्स क्या होगा, और पार्टिसिपेशन को सिलेक्ट करने का हमारा मेथड्स क्या होगा। तो इस तरह से हम प्रपोजल्स लिखते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट इज द क्वेश्चंस को फ्रेम करना, सेकंड द प्रॉब्लम लिखना, थर्ड द ऑब्जेक्टिव, फोर्थ द हाइपोथेसिस एंड फिफ्थ द सैंपलिंग मेथड टेक्निक्स व्हाटएवर। जो क्वेश्चन नंबर 79, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। जैसा कि हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, एक पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं, वो एक पॉइंट है ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस में, अगर आपने देखा होगा तब वो याद होगा कि हमने बात किया था ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड पर हमने बात किया था, और हमने वहां बात करते हुए कहा था कि ये जो है एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, इसलिए ए का जो हो जाएगा थर्ड नंबर। जब ए का थर्ड हो गया तो ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जब क्वेश्चंस को आप जब मैंने क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन किया है, अगर उसको बारीक से आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये हो गया। उसके बाद है हर्सी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल। ये जो हर्सी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल है, इसको सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी कहा गया है। इसको सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, जो लीडर्स होते हैं वो सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। इसलिए यानी सिचुएशन मतलब सरकमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशन उसे ही कहते हैं, सरकम जो आपका परिवेश है उसके हिसाब से। तो लीडर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांस, लीडर्स का जो बिहेवियर है वो सरकमस्टांसेस के हिसाब से वो अपने आप को अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका हो जाएगा सॉरी फोर्थ नंबर, इसका हो जाएगा फोर्थ, नहीं ए का बी का फोर्थ, यहाँ भी बी का फोर्थ है। उसके बाद है फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल, फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल, और उसके बाद लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो आपने पढ़ा होगा LMX के बारे में, LMX के बारे में, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। इसमें लीडर्स और फॉलोवर्स जो है दोनों एक दूसरे के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। लीडर और फॉलोवर्स, लीडर और उनके जो मानने वाले, जो फॉलो करने वाले हैं, वो दोनों जो है आपस में यूनिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। LMX लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, सेकंड नंबर। ये हो जाएगा सी का सेकंड, और डी, जब डी आ गया तो डी का है फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल में ग्रुप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन लीडरशिप स्टाइल। जो ग्रुप की इफेक्टिवनेस जो है वो लीडरशिप स्टाइल पर डिपेंड करता है। जैसा लीडरशिप स्टाइल होगा वैसे ही ग्रुप के इफेक्टिवनेस होंगे। इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो इस सब चीजों को हमने तो अभी तक ब्लैक एंड मोटर्स को पढ़ा है, धीरे धीरे सबको पढ़ लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका आंसर फर्स्ट नंबर। लेकिन जो पॉइंट्स आता है उस पॉइंट्स को ध्यान में रखा करें, तब आपको बात समझ में और ज्यादा आएगी। आइए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको सामने में कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए हो। ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड, ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड, द मैनेजरियल ग्रीड या इसको लीडरशिप ग्रीड भी कह सकते हैं, डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मोर्टन्स। इसको ब्लैक एंड मोर्टन्स ने डेवलप किया है। हेल्प, इससे मदद मिलता है लीडर्स को एसेस देयर लीडरशिप स्टाइल, यानी अपने लीडरशिप स्टाइल को एसेस करने के लिए, जांच करने के लिए इस मैनेजरियल ग्रिड से फायदा हो, मतलब हेल्प मिलता है। बेस्ड ऑन टू डायमेंशंस, दो डायमेंशंस के बेस पर, कंसर्न फॉर पीपुल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। आपने देखा होगा वहां पर जो मैनेजरियल ग्रिड जो हमने क्वेश्चंस को डील किया था, वहां 5 तरह के लीडरशिप स्टाइल थे। अब वो किस पर डिपेंड करता था? कंसर्न फॉर पीपुल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अगर जो ज्यादा पीपुल लोगों पे कंसर्न कर रहा है और ज्यादा प्रोडक्शन पे कंसर्न कर रहा है तो वो हाई लीडरशिप स्टाइल था, वो हमने देखा होगा। तो ये दो, कंसर्न फॉर पीपुल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के बेस पर, इन दो डायमेंशन के बेस पर लीडरशिप जो है वो अपने स्टाइल को एसेस करते हैं। यही है मैनेजरियल ग्रिड। दिस ग्रिड इज सेल्फ असेसमेंट टूल। ये जो सेल्फ असेसमेंट टूल है that allows leaders to evaluate their approach, जिससे यानी सेल्फ असेसमेंट टूल है, इसके जरिए जो है लीडर जो है वो अपने अप्रोच को एवेलुएट कर सकते हैं कि वो किस अप्रोच के लीडर है, उनका क्या स्टाइल है।
ठीक है ना। उसके बाद हर्सी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल। हर्सी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल इसे इसे द सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल इसे कहते हैं। द सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल बाय हर्सी एंड ब्लैंचर्ड सजेस्ट, ये बताता है, सजेस्ट करता है डैट की इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। Leaders should adjust their behavior based on the readiness level of their followers। नहीं, उनके जो फॉलोवर्स हैं उन फॉलोवर्स के जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं, इसलिए कहा गया है इसको सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। यानी अपने जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस जो है वो उस लीडरशिप पर डिपेंड इफेक्ट डालता है, इसे कहा गया है। और लीडर जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करते, इसलिए इसको कहा गया है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। उसके बाद है फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल। तो जो फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल है ये इंफेसाइज, ये जोर देता है ग्रुप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन लीडरशिप स्टाइल। जो ग्रुप के जो इफेक्टिवनेस है वो लीडरशिप स्टाइल पे डिपेंड करेंगे, यानी कि जैसा आपका लीडरशिप स्टाइल होगा वैसे ही आपके ग्रुप के इफेक्टिवनेस होंगे, यानी वैसा ही ग्रुप आपका काम करेगा। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा टॉपिक में। अच्छा, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, इसके बारे में हमने पहले कहा कि लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो LMX है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी फोकस, ये फोकस करता है ऑन द रिलेशनशिप दैट लीडर डेवलप विद द फॉलोवर्स, यानी कि जो लीडर्स हैं वो जो फॉलोवर्स के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ये उस पर फोकस करता है। यानी LMX में लीडर जो है वो अपने फॉलोवर्स के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो ये थोड़ा सा समरी था, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसलिए ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड जो है वो एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, सेल्फ असेसमेंट टूल है। और हर्सी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल जो है वो एक सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है, सिचुएशनल, ठीक है ना। उसके बाद फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल जो है, फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल जो है वो बात करता है कि जो ग्रुप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन लीडरशिप स्टाइल, यानी लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो ग्रुप इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करता है लीडरशिप स्टाइल पे, जैसा लीडरशिप स्टाइल होगा वैसे ही उसके ग्रुप के इफेक्टिवनेस होंगे। उसके बाद LMX जो है वो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है वो बात करता है लीडर एंड फॉलोवर जो है वो आपस में एक यूनिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो इसका हो जाएगा थर्ड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। क्लियर, इसका सेकेंड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं और बात टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। कहता है कि टॉपिक सच एज गेटिंग अलोंग विथ अदर्स, यानी कि टॉपिक जैसे कि टॉपिक है जैसे कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, एक टॉप जैसे कि गेटिंग अलोंग विथ अदर्स यानी दूसरों के साथ मिलजुल करके रहना। अंडरस्टैंडिंग फिजिकल चेंजेज, जो फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं उसको समझना। एसोसिएटेड विथ पुबर्टी, जो पुबर्टी है उसमें जो फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं उसको समझना। डेवलपिंग पर्सनल वैल्यू, जो पर्सनल वैल्यू है डेवलप होने उसको समझना। अंडरस्टैंडिंग पीयर स्टेटस, जो आपके दोस्त के जो स्टेटस है उसको समझना। ये तमाम चीजें जो हैं जो मैंने बात की, जो टॉपिक है जैसे कि दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं पुबर्टी में उस चेंजेस को समझना, जो पर्सनल वैल्यू जो डेवलप हो रहे हैं उसको समझना, पीयर के स्टेटस को है उसको समझना। विल गेन एंट्री इनटू द करिकुलम थ्रो, ये जो है किस तरह के करिकुलम में इसको शामिल किया गया, विल गेन एंट्री इनटू द करिकुलम थ्रो, ये किस तरह के करिकुलम में अप्रोच है। दरअसल ये सब्जेक्ट अप्रोच है क्या, नहीं। ये ब्रॉड फील्ड अप्रोच है, नहीं। ये इमर्जिंग नीड्स अप्रोच है, इमर्जिंग नीड, ये नए नए नीड्स इमर्ज हो रहे हैं हमारे पास, जो अलग अलग तरह के वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग, जो पीयर के स्टेटस, ये इमर्जिंग नीड्स है, इसलिए उसको इमर्जिंग नीड्स अप्रोच कहा गया है। आइए इसको समझ लेते हैं। द इमर्जिंग नीड्स अप्रोच इन्वॉल्व्स, जो इमर्जिंग नीड्स अप्रोच, जो नई नई चीजें इमर्ज हो रहे हैं उसमें शामिल है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग टॉपिक्स, कुछ टॉपिक को आइडेंटिफाई करना, एड्रेस करना, दैट आर रिलेवेंट टू द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट से रिलेवेंट है, एंड करेंट नीड्स, और जो आज की जरूरत है, करेंट नीड्स है, एंड कंसर्न है, सच जैसे कि गेटिंग अलोंग विथ अदर्स, दूसरे के साथ मिलजुल के रहना।
understanding physical changes associated with poverty, developing personal values, understanding peer status. This approach is recognized that students needs evolve over time. ये जो अप्रोच है ये बात बताता है कि जो स्टूडेंट्स के नीड्स हैं वो वक्त के हिसाब से बदले हैं, इवॉल्व किए हैं, बढ़े हैं। एंड करिकुलम शुड अडेप्ट टू एड्रेस दीज इमर्जिंग नीड्स, और करिकुलम को जो इमर्जिंग नीड्स हैं, जो वक्त के हिसाब से जो चीजें हमारे सामने में देखने को मिला है, करिकुलम को इस चीजों को एडॉप्ट करना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से ये जो है इमर्जिंग नीड्स अप्रोच है, जो नए नए चीज इमर्ज हो रहे हैं इसलिए। तो आई होप आप बात को समझे होंगे। अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस पे बात किया है, यानी कि हमने 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो 5 क्वेश्चंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम बात करेंगे 81 से लेकर के 85 तक क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखते रहिए। प्लीज प्लीज हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी आपकी तरह कुछ सीखे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।